2 बीघा जमीन। राजा प्रद्युम्न अपने राज्य के बहुत ही नेक दिल राजा थे। उनकी पत्नी रानी रत्नावली के यहाँ बहुत सालों के बाद एक पुत्री का जन्म हुआ था। राजा और रानी ने बहुत बड़ा उत्सव बनाया। वो उससे बहुत प्रेम करते थे। वो उनकी आंखों से थोड़ी देर के लिए भी ओझल होती थी तो उनके प्राण सूख जाते। उनकी इकलौती बेटी अनुप्रिया बड़ी हो गई। उसकी खूबसूरती की हर जगह चर्चा थी। सुनहरी आंखें, तीखे नैन नक्श, दूध से गोरी काया, कमर तक लहराते बाल, सभी उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते थे। एक बार राजकुमारी अनुप्रिया की तबीयत बहुत खराब हो गई। राजवैद्य ने हर प्रकार से अनुप्रिया का इलाज किया पर राजकुमारी ठीक नहीं हुई। राजा प्रद्युम्न और रानी रत्नावली ने हर तरफ ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी को ठीक कर देगा उसको वो अपना आधा राजपाट दे देंगे। बहुत से लोग आए पर राजकुमारी अनुप्रिया को कोई ठीक ना कर पाया। उस राज्य के एक गांव में एक गरीब किसान के किशन और राघव नाम के 2 बेटे थे। किशन बहुत मेहनती और ईमानदार था और राघव अव्वल दर्जे का आलसी था। किसान पिता के साथ खेत पर जाता, हल जोतता और अन्य कामों में हाथ बटाता। एक दिन किशन ने जंगल में सुनहरे पंछियों को आदमी की भाषा में बात करते सुना। एक पंछी बोला, इस देश के राजा की बेटी बहुत बीमार है, क्या उसका इलाज हो सकता है? दूसरे पंछी ने कहा, क्यों नहीं, वो जो उत्तर दिशा की पहाड़ी पर सुनहरे फल वाला पेड़ है, वहाँ से यदि कोई फल तोड़ ले आए और उस फल का रस उसको पिला दे तो वो ठीक हो सकती है। लेकिन पहाड़ी से ऊपर जाना तो बहुत कठिन काम है। जब किशन ने पंछियों की बात सुनी तो उसने घर में आकर बताया। राघव उसकी बात सुनकर बोला, मैं जाकर फल ले आऊंगा और उसके बदले राजा से हीरे जेवरात लेकर आऊंगा और आराम से जीवन बिताऊंगा। राघव अपने घर से फल लेने के लिए चला गया। माँ ने रास्ते के लिए राघव को खाने पीने की चीजें दे दी। पहाड़ी के तलहटी में एक बुढ़िया मिली। उसने कहा, बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला, मैं बहुत भूखी हूँ। अरे चल हट बुढ़िया, यदि मैं अपना खाना तुझे दे दूंगा तो आगे जाकर क्या खाऊंगा है? वो उसको छिड़कते हुए आगे बढ़ गया। पहाड़ी की ढलान पर पहुंचते ही वो जितने कदम आगे बढ़ता वहाँ से फिसल जाता। पहाड़ी पर जाने का रास्ता ढलान से होकर ही जाता था। एक बार उसके पैर फिसले और वो नीचे गिर गया। सीधे उसी बुढ़िया के कदमों में गिरकर वो अचेत हो गया। जब राघव 2 दिनों तक घर नहीं आया तो उसकी माँ को चिंता होने लगी। उसने किशन को खाने पीने की चीजें देकर भाई का पता करने के लिए भेज दिया। किशन जब पहाड़ी के तलहटी में पहुंचा तो अपने भाई के अचेत शरीर को देखकर दुखी हो गया। उसने सोचा, यहाँ तक आया हूँ तो फल लेकर ही जाऊंगा। तभी उसे वो बुढ़िया दिखाई पड़ा। उसने किशन से भी खाने को कुछ मांगा। किशन ने बुढ़िया को अपने खाने की पोटली से कुछ खाना निकाल कर दे दिया और बोला, मैं जब तक आ ना जाऊं मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना। वो पहाड़ी पर बड़ी बड़ी घासों के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। चलते चलते थक गया। उसने जैसे ही पानी निकाल कर पीना चाहा तभी अचानक उसके सामने 2 सुनहरे पंछी आकर गिर पड़े। उसने बड़ी सावधानी से पंछियों की चोंच में पानी डाल दिया। पंछी थोड़ी देर में ही उड़ गए। धीरे धीरे वो उस जगह पर पहुंच गया और उसने पेड़ से 2-3 फल तोड़ लिए। जैसे ही वो फल लेकर चला तो उसके पीछे एक विशाल काय राक्षस दौड़ने लगा। वो भागता जा रहा था। तभी उसे सुनहरे पंछियों का एक झुंड आता दिखाई पड़ा। उन पंछियों ने उस राक्षस को अपनी नुकीली चोंच से अधमरा कर दिया। किशन जब पहाड़ी की तलहटी में पहुंचा तो वो बुढ़िया वहीं खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक फल का रस अपने भाई के मुंह में डाल दो, वह उठ जाएगा। किशन वैसा ही किया। उसका भाई राघव के मुंह में फल का रस पड़ते ही वो उड़ गया। दोनों भाइयों ने बुढ़िया से आशीर्वाद लिया और राजा के दरबार में पहुंचे। वहां किशन ने जैसे ही फल का रस राजकुमारी को पिलाया वो उठ गई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने किशन से कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बस 2 बीघा जमीन दे दीजिए, उसमें खेती करके मैं और मेरा परिवार आराम से रह लेंगे। राजा उसके उत्तर से बहुत खुश हुए।
तुम सचमुच बहुत मेहनती और ईमानदार हो, तभी तुमने इतना छोटा इनाम मांगा है। हम तुम्हारा विवाह अपनी बेटी अनुप्रिया से करके तुम्हें अपना आधा राजपाट देना चाहते हैं। महाराज, मैं पहले अपने माता पिता की आज्ञा लेना अपना फर्ज मानता हूँ। राजा किशन की मातृ पितृ भक्ति देखकर गदगद हो उठे और बोले, उनसे तो हम स्वयं ही विवाह की आज्ञा प्राप्त करने जाएंगे। सचमुच तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जो उन्होंने तुम जैसा मेहनती और होनहार पुत्र पाया है। राजा ने किशन के पिता की आज्ञा से किशन और अनुप्रिया का विवाह कर दिया। उसके पिता को रहने के लिए एक बड़ा सा महल और काफी धन दे दिया। किशन राजकुमारी और अपने माता पिता के साथ उसी वैभवशील महल में सुखपूर्वक रहने लगा। अब उन्हें किसी काम की आवश्यकता नहीं थी। किशन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। सुजाता को राजधानी आए पूरे 3 वर्ष हो गए। उसका इकलौता बेटा पीयूष यहाँ के सबसे बड़े अंग्रेजी दैनिक का प्रधान संपादक है। पीयूष, उसकी पत्नी सुगंधा और युवा बेटी साक्षी सुजाता को लेकर कुल 4 प्राणी हैं। शुरू में उसे थोड़ा अजीब लगा था। कहाँ सारी जिंदगी उसने बंगले नुमा घर में काटी थी। खूब बड़ा सा लॉन, ढेर सारे रंग बिरंगे फूल, अमरूद, पपीता, लीची और आम के पेड़ों से हरा भरा वह घर। और अब यह दड़बे नुमा बहुमंजिली इमारत के 5वें फ्लोर पर फ्लैट। उन्हें लगता कि किसी जेल में लाकर बंद कर दिया गया है। वह तो यहाँ कभी न आती, लेकिन कुछ मजबूरी और कुछ पुत्र मोह उन्हें यहाँ खींच लाया। वैसे ही डॉक्टर प्रशांत के मरने के बाद उस शहर में उसके लिए बचा ही क्या था। प्रशांत जाने माने सर्जन थे। 42 साल का उनका वैवाहिक जीवन रहा। एक सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। पैसा, इज्जत और प्रसिद्धि सब कुछ तो उनके पास थे। पीयूष तब छोटा सा था। वह भी अपने पिता की तरह मेधावी था। प्रशांत का सपना था कि पीयूष उनसे भी बड़ा डॉक्टर बने, खूब नाम कमाए। फिर दोनों बाप बेटे इस शहर में एक बड़ा सा अस्पताल खोलें, सुजाता हॉस्पिटल, जहां सारी आधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हों। मगर वह सपना कभी पूरा नहीं हो सका। पीयूष को मेडिकल में कोई रुचि नहीं थी। वह जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके इसी स्वभाव के कारण पिता पुत्र में दूरियां बढ़ती चली गई। 12वीं तक वह किसी प्रकार साइंस का विद्यार्थी बना रहा। उसके बाद ग्रेजुएशन में पहुंचते ही उसने बीए में एडमिशन ले लिया था। प्रशांत मायूस हो गए। पिता पुत्र में एक अदृश्य दीवार खिंच गई, जो धीरे धीरे संवादहीनता की स्थिति तक पहुंच गई थी। पीयूष को देखकर उनकी आंखों से आग बरसती। यदि उन्हें कुछ कहना होता तो सुजाता से कहते, बोल दो अपने लाडले से, उसकी कोई इज्जत नहीं है तो कम से कम मेरे सम्मान का ख्याल ही करे। कपड़े वगैरह तो ठीक से पहना करे, शेव करे, कुछ तो मेरी गरिमा का ध्यान रखे। सुजाता ठंडी सांस भर कर रह जाती। बेचारा पीयूष आंख न उठा पाता। पर जब परिणाम आया तो उसने माँ से कहा था, मम्मी जी, पापा को बता दें कि उनका बेटा बीए में विश्वविद्यालय में पहला स्थान लाया है। सुजाता के लिए दोनों प्यारे थे, लेकिन वह भी मजबूर थी। बाप बेटे दोनों ही जिद्दी थे। यह जिद धीरे धीरे अभिमान में बदलती चली गई। सुजाता बस मूक दर्शक बनी रहती। कभी लगता कि डॉक्टर साहब सही हैं। आखिर हर पिता की इच्छा होती है कि उसका बच्चा उससे बेहतर करे। अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है। फिर यदि डॉक्टर प्रशांत ऐसा कर रहे हैं तो कोई अनहोनी थोड़े ही है। पीयूष भी कहीं से गलत नहीं है। हर एक को अपने भविष्य के बारे में सोचने का अधिकार है। पीयूष एक समझदार बच्चा है और अपने करियर के प्रति संवेदनशील भी। जो करेगा अच्छा ही करेगा। कितनी सही सोच थी सुजाता की। आज अपने पिता से भी ज्यादा प्रसिद्धि और पैसा है उसके पास। कहाँ एक छोटे से शहर का सर्जन और कहाँ देश का जाना माना पत्रकार।
अपने जीवन के अंतिम दौर में स्वयं डॉक्टर साहब ने भी स्वीकार कर लिया था। मैं मानता हूँ सुजाता, पीयूष मुझसे लाख दर्जे बेहतर है। उसका भविष्य पूर्ण सुरक्षित है। मुझे गर्व है कि मैं उसका पिता हूँ। ये वही डॉक्टर साहब थे जो कहते थे, अरे अपने बावले बेटे को समझाओ कि 16-17 घंटे कलम घिसने से भी ठीक से रोटी नहीं मिलेगी। उसे समझाओ कि उसे मेरे साथ रहना है तो मेरी बात माननी होगी। प्रशांत का वह आखिरी हथियार था। उन्हें लगा था शायद ऐसा करने से पीयूष में बदलाव आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीयूष ने घर छोड़ दिया, फिर शहर को भी छोड़ दिया। कई अखबारों और ना जाने कितने संघर्षों के बाद पीयूष को अपना मुकाम मिल ही गया। हाँ, नहीं मिट पाया तो पिता पुत्र के बीच का फासला। उनकी आंखें पथरा गई थीं, राह देखते देखते। पीयूष अपने पिता से मिलने तब आया जब वे जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। बात तो तब भी उनमें नहीं हो पाई थी। बस दोनों की आंखों के आंसू अपनी व्यथा कह दे रहे। प्रशांत की सांसों ने जवाब दे दिया, वे नहीं रहे। एक पिता का अंतिम संवाद था अपने पुत्र के लिए। बेटा, मैं पुराने विचारों का आदमी हूँ। नई पीढ़ी का नजरिया दूसरा है। हो सकता है मैं गलत रहा हूँ। अब मेरा अंतिम समय है तो मुझे बस तेरी माँ की चिंता है। वह तुम्हें बहुत चाहती है। मेरे कारण वह तुमसे दूर रही। अब उसे साथ रखना। जीवन के अंतिम पहर में कम से कम वह अपनी औलाद के लिए न तड़पे। प्रशांत का यह पश्चाताप था या सुजाता के अकेलेपन की चिंता, लेकिन यह बिल्कुल सच था कि वे पीयूष को बहुत चाहते थे। शुरू में पति की यादों ने इस शहर को नहीं छोड़ने दिया। पीयूष कहता रहा, माँ, पापा के बाद इस शहर में आपके लिए क्या बचा है? आप मेरे साथ चलिए। लेकिन बेटे के इस आग्रह को सुजाता टालती रही। धीरे धीरे अकेलापन और बुढ़ापा उसे सहारे के लिए प्रेरित करने लगा। आखिरकार उसे अपने घर को अलविदा कहना ही पड़ा। अब राजधानी का यह फ्लैट ही उसका घर है। सुगंधा बहुत ही अच्छी बहू है। वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह बहुत ही गंभीरता से करती है। साक्षी के लिए अगर वह ममतामयी माँ है तो उसके लिए सुघड़ और संवेदनशील बहू। साक्षी ने इस वर्ष 12वीं पास किया था और वह फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। पीयूष उसे पत्रकार बनाना चाहता था, अपनी तरह ही एक सफल पत्रकार। बाप बेटी के संबंधों के बीच तनाव ने जगह बनानी शुरू कर दी थी। समझाओ अपनी इस बावरी बेटी को क्यों टेलर बनकर अपना भविष्य चौपट करने पर तुली है। कितना संघर्ष है इस क्षेत्र में। सारी जिंदगी कपड़े काटती रहेगी। यह भी कोई प्रोफेशन है? मीडिया का अपना रुतबा है। डॉक्टर इंजीनियर तक उसके आगे पानी भरते हैं। पैसा, शोहरत, सब कुछ तो है इसमें। और मेरा अपना रसूख, बिना ज्यादा संघर्ष के वह बुलंदी छुएगी। जबकि साक्षी की अपनी दलील थी। पता है, मुझे नहीं बनना पत्रकार। सारे जीवन दूसरे के गिरेबान में झांकते रहो। कितना उबाऊ है यह। 24 घंटे सिर्फ सनसनी की तलाश। क्रिएटिव कम और मशीनरी ज्यादा। नो इमोशंस। पापा, बी प्रैक्टिकल। सुगंधा उसकी तरह ही खामोश सुनती रहती, मूक दर्शक बनी देखती है पिता पुत्री का ड्रामा। और वह कर भी क्या सकती है। लेकिन सुजाता तो इस ड्रामे का गंभीर परिणाम देख चुकी है। उसको फिर से दोहराया जाए ऐसा वह कभी नहीं चाहेगी। पिता पुत्री का अभिमान टकराए, इससे पहले ही सुजाता ने हस्तक्षेप किया। यह क्या पीयूष, अगर साक्षी फैशन डिजाइनर बनना चाहती है तो बनने दो। हर पीढ़ी को हक बनता है कि वह अपनी लड़ाई खुद लड़े। कोई प्रोफेशन बुरा नहीं है, सवाल है अभिरुचि का। यदि कार्य ही मनपसंद का नहीं होगा तो सफलता कहाँ से मिलेगी? तुम अपना वक्त याद करो। मैं नहीं चाहती कि एक बार फिर 2 पीढ़ियों की टकराहट इस घर की सुख शांति को छीने। पीयूष के चेहरे पर एक उदास मुस्कान रेंग गई। शायद आप ठीक कह रही हो माँ।
फिर साक्षी की तरफ देखकर बोला, ले आओ कॉलेज से फॉर्म और बनो फैशन डिजाइनर, लेकिन दादी के कपड़े डिजाइन करना ना भूलना। साक्षी खुशी से उछल पड़ी। अंधा क्या चाहे दो आंखें। उसने दादी को अपनी दोनों बाहों में बांध लिया। सुगंधा के चेहरे का तनाव धीरे धीरे पिघलने लगा था।